हाँ जी, तो फिर आज हम बंगाल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल के नवाब जिनका नाम था मुर्शिद कुली खान, ये सबसे पहले बंगाल के नवाब कहलाते थे, जो कि फाउंडर बोले जाते थे इंडिपेंडेंट बंगाल स्टेट के। इन्होंने अपनी कैपिटल को बनाया था मुर्शिदाबाद, जो आज के समय में बांग्लादेश के ढाका में प्रेजेंट है। इसके बाद सुजुद्दीन बंगाल के नवाब बनते हैं, फिर सरफराज, और इसके बाद अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जो है वो बिहार के गवर्नर थे, और ये बंगाल के नवाब बनते हैं नवाब सरफराज को मारकर बैटल ऑफ गिरिया में, और अपने आप को ये बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं। ये कंपेयर करते हैं यूरोपियंस को एक मधुमक्खी की तरह, कि अगर हम इनको ना छेड़े तो ये हमें शहद देंगे। इसके बाद जो थर्ड नवाब बनते हैं जिनका नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है अलीवर्दी खान के क्या बोलते हैं ग्रैंडसन है। इनके नवाब बनते ही इनके जो अपोनेंट की संख्या है वो बढ़ती चली गई, जैसे इनकी आंटी जिनका नाम था घसीटे बेगम, और नवाब ऑफ पूर्णिया जो है वो इनके सबसे बड़े ओपोनेंट थे जिनका नाम था शौकत जंग। इनका कमांडर मीर जाफर, राय दुर्लभ और जगत सेठ। कंपनी इनके अपोनेंट को सपोर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला नाराज हो जाते हैं। इसके साथ साथ कंपनी दस्तक का भी गलत उपयोग कर रही थी, और कंपनी सिराजुद्दौला को कंपनी के इंस्पेक्शन जब वो करने जाते हैं तो उनको वहां पर एंट्री नहीं देती, जिस बात से नाराज होकर नवाब जो है वो कलकत्ता को कैप्चर कर लेते हैं और कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख देते हैं। और ये अलीनगर को, जो अलीनगर है जो मतलब जो कलकत्ता है, उसको माणिक्य चंद को दे देते हैं, जिस बात से गुस्सा होकर रॉबर्ट क्लाइव जो कलकत्ता है उसको छीन लेते हैं और उसका नाम मद्रास रख देते हैं। माणिक्य चंद जो है वो कलकत्ता को हैंडओवर कर देता है रॉबर्ट क्लाइव को, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है, और ट्रीटी ऑफ अलीनगर की जो डेट है वो 9 फरवरी 1757 को होती है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला आपस में एक दूसरे के साथ कुछ कंडीशंस पे साइन करते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन इन्होंने साइन करी थी कि जो ट्रेड का जो राइट है वो कंपनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो अब कलकत्ता है उसको फोर्टिफाइड किया जाया जा सकेगा, और अब नवाब वॉर कंपनसेशन देंगे, और कंपनी जो है अब नवाब के अपोनेंट्स को मदद नहीं करेगी। और दोनों तरफ से इस ये जो ट्रीटी हुई थी, दोनों तरफ से इस ट्रीटी को फॉलो नहीं किया जाता, जिससे गुस्सा होकर फिर से नवाब जो है सिराजुद्दौला वो ब्लैक होल इंसिडेंट को अंजाम देते हैं, जो कि 20 जून 1756 ईडी को होता है, जिसमें 146 ब्रिटिशर्स को अरेस्ट करके एक छोटे से रूम में कैद कर दिया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी और सफोकेशंस के कारण सिर्फ 23 लोग वहां पर जिंदा बच पाते हैं। मतलब 146 में से सिर्फ 23 लोग वहां पर जिंदा बच पाते हैं। ये बात होलवेल जो है वो इंफॉर्मेशन देता है इस इंसिडेंट की। फिर जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लाजी होती है 23 जून 1757 एडी में। ये इसको वॉर नहीं कहा जा सकता, ये बेसिकली एक विश्वासघात था, और इसमें ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई होती है। ब्रिटिशर्स की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव आता है, और सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर, जो कि इनका कमांडर था। पर सिराजुद्दौला के जो कमांडर थे जिनका नाम था मीर जाफर, वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिले हुए थे। अगर हम बात करें जो नवाब के लोयल थे जिनका नाम था मीर मदन, मोहनलाल और फ्रेंच रेजिमेंट, ये जो नवाब थे उनके लोयल थे। इस विश्वासघात की वजह से जो ब्रिटिशर्स है वो इस बैटल को जीत जाते हैं, और सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव अब मीर जाफर को नवाब बना देते हैं। मीर जाफर सिराजुद्दौला के कमांडर हैं। इसके बाद चौथे नवाब बनते हैं मीर जाफर, जो कि 1757 एडी के बाद 1760 एडी तक नवाब बने रहते हैं। ये मात्र एक कठपुतली थे ब्रिटिशर्स के, जिनको कहा जाता है इनका दूसरा नाम है जिनका नाम है जैकाल ऑफ क्लाइव, मतलब जैकाल का एक भेड़िया। ये कंपनी को 2,34,000 पाउंड देता है। इसके साथ साथ मीर जाफर 24 गांव दे देता है कंपनी को। पर जो कंपनी की डिमांड थी नवाब के साथ वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली जाती थी, जिस बात से परेशान होकर मीर जाफर डच के साथ एक प्लान बनाते हैं ब्रिटिशर्स को बंगाल में हराने का। इसी के बाद 1760 में वंतियार का जो वंती त्रात का जो गवर्नर था, जो कि डिस्पोज कर देता है मीर जाफर को, और मीर क्वासिम को बंगाल का एक न्यू नवाब अपॉइंट कर देता है। इसके बाद जो पांचवें नवाब थे जिनका नाम था मीर क्वासिम, जो कि 1760 से लेकर 1764 मतलब 1760 से लेकर 1764 तक मीर क्वासिम नवाब बनते हैं। ये ट्रेड को रिबेट कर देता है ब्रिटिशर्स के लिए। इसके साथ साथ ये चित्तगोंग, मिदनापुर और बर्धमान डिस्ट्रिक्ट को दे देता है कंपनी को, और लाइम स्टोन का जो ट्रेड है सिलहट में उसका 50% जो शेयर है वो कंपनी को देगा। और साउथ का जो कैंपेन है जो ब्रिटिशर्स का चल रहा है उसके लिए वो उन्हें 5 लाख रुपए देगा कंपनी को। इसके बाद ये बहुत अच्छे रिफॉर्मर भी कहलाए जाते थे। इनके कुछ रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं।
ये एक योग्य नवाबों में से एक थे। ये अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर की तरफ शिफ्ट करते हैं। वहां पर ये अपनी वेपन फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं मुंगेर में। और ये अपने सोल्जर्स को ट्रेंड करते हैं यूरोपियन आर्मी के स्टाइल में। इसके साथ साथ ये नई टैक्स के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है खिजरी जमा, जो कि रिवेन्यू ऑफिसर के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। खिजरी जमा एक कंबाइन फॉर्म ऑफ टैक्स हुआ करता था, जैसे आज के समय पे जीएसटी है। जितने भी इंटरनल टाइप ऑफ टैक्सेस होंगे उसको अबोलिश कर दिया जाएगा ब्रिटिशर्स की वजह से। और जिस बात से नाराज होकर जो बिहार के जो गवर्नर है, जिनका नाम है नायक सूबेदार मतलब राम नारायण, वो मीर कासिम को मार देता है। मीर कासिम के द्वारा की गई लड़ाइयाँ जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट की थी उन्होंने, उसमें सबसे पहली बैटल थी जिसका नाम था बैटल ऑफ कारवा, बैटल ऑफ गेरिया और बैटल ऑफ उदयनौल। इसमें इन सभी बैटल्स में जो मीर कासिम होता है इनको डिफीट मिलती है। और हारने के बाद मीर कासिम फिर दोबारा से कुछ ट्राई करते हैं और यूपी के जो किंग है अवध के, जिनका नाम है सुजदुल्ला, और दिल्ली के किंग है जिनका नाम है शाह आलम। और शाह आलम जो कि एक मुगल एम्परर है और इनको एक भगोड़े के नाम से जाना जाता है, जिसकी हेल्प से मिलकर ये बैटल ऑफ बुक्सार को स्टार्ट कर देते हैं। बैटल ऑफ बुक्सार 1764 ओडी में स्टार्ट की जाती है, जिसमें मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब है, सुजादुल्ला जो कि अवध के नवाब है, और शाह आलम जो कि एक मुगल एम्परर है, ये तीनों मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करने की कोशिश करते हैं बैटल ऑफ बुक्सार में। ब्रिटिशर्स की तरफ से जो इनका कमांडर आता है जिनका नाम होता है हेक्टर मुनरो। मीर कासिम, सुजदुल्लाह और शाह आलम की जो आर्मी में 40 से 50 हज़ार लोगों की आर्मी थी। वहीं पर जो ब्रिटिशर्स थे जिनका कमांडर था हेक्टर मुनरो, उनके पास केवल 7 हज़ार लोग थे। इसमें इनको बहुत बुरी तरीके से डिफीट मिलती है, क्योंकि लड़ाई के बीच में ही जो शाह आलम सेकंड है वो ब्रिटिशर्स की तरफ चले जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं। मीर कासिम इस बात से डरकर वहां से भाग जाते हैं और इस बैटल को जो ब्रिटिशर्स है वो जीत जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से बुलाया जाता है क्योंकि इसकी ट्रीटी को साइन करवाना था, और जिसकी वजह से फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 12 अगस्त 1765 ईडी में। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के साथ इस ट्रीटी को साइन किया जाता है और इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन जो साइन की जाती है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है जैसे इलाहाबाद और कड़ा, ये मुगल एम्परर को दिया जाएगा, मतलब शाह आलम को दे दिया जाएगा। और कंपनी जो है अब 26 लाख पर एनम इस मुगल एम्परर को देगी। और जो रिवेन्यू राइट है जैसे जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ये कंपनी को रिटर्न कर दिए जाएंगे। फिर इसके बाद सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है जो कि 16 अगस्त 1765 एडी में होती है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव प्लस सुजदुल्लाह जो कि अवध के नवाब है, इसकी कुछ कंडीशंस पे ये लोग साइन करते हैं। पहली कंडीशन पे ये लोग साइन करते हैं कि जो इलाहाबाद और कड़ा है वो कंपनी को दे दिया जाएगा। इसके बदले में जो नवाब है जो उन्हें वार कंपनसेशन देना होगा 50 लाख रुपए की राशि, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है अवध की सिक्योरिटी की वो कंपनी ले लेगी। और अवध जो है अब बफर स्टेट की तरह इन्होंने बंगाल के लिए बना लिया। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं, और मीर जाफर की डेथ के बाद निजामुद्दौला दूसरे नवाब बना दिए जाते हैं बंगाल के। 1765 एडी में जो रॉबर्ट क्लाइव हैं वो डुअल रूल को इम्पोज कर देते हैं बंगाल में। डुअल रूल बेसिकली एक मतलब रहा करता था कि नवाब के पास राइट्स नहीं होंगे लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और ब्रिटिशर्स के पास राइट्स होंगे पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ये डुअल रूल जो इम्पोज किया जाता है वो 1765 एडी से लेकर 1722 एडी तक चलता है, जिसमें कंपनी के पास रिवेन्यू राइट्स होंगे, कंपनी होगा और कंपनी के पास राइट्स तो होंगे पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होंगी। ठीक है। और वहीं पर नवाब के साथ ये था कि नवाब के पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होंगे, नवाब जो है वो 53 लाख रुपए देने होंगे, और नवाब के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी लेकिन राइट उनके पास बिल्कुल भी नहीं होंगे। और इस एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जो कंपनी है वो नवाब को 53 लाख पर एनम रुपीस दिया करेगी। इसके बाद 1772 एडी में जो बंगाल के गवर्नर जनरल है जिनका नाम है वैरेन हेस्टिंग, वो इस डुअल रूल को अबोलिश कर देते हैं और इसके बाद जो लास्ट नवाब बनते हैं जिनका नाम था मुबारक उद दुल्ला। और कंपनी सिर्फ अब बंगाल में ट्रेड किया करेगी शुगर, सिल्क और सोल्ट का।